बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, आज की तारीख में आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, इसलिए क्योंकि कल 21 तारीख है और 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान से जा तो चुके थे, अपने दिल के आर्जे के हवाले से गए थे, लेकिन इन 4 सालों के अंदर कोई सर्जरी ना होने के बावजूद भी उनकी तबीयत इस कदर जो है वो एटलीस्ट स्टेबिलिटी में आ चुकी है कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और पूरी तैयारी के बाद आपको पता है उनके जो मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉप ओवर्स थे, उसके बाद अब वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो कशीदगी और मुश्किलात बनना शुरू हुई वो पैनमा केस के साथ ही आगाज़ हुआ था। 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने पैनमा केस के अंदर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया था। फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली एक्ट के तहत नवाज शरीफ को पार्टी सरबराह बनने पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद वो पार्टी सरबराह बनने से भी कासिर हो गए और बानी PMLN के तौर पर जाने जाने लगे, लेकिन कायद नहीं या एटलीस्ट सरबराह नहीं, सदर नहीं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब सामने आए। 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ को 10, मरियम को 7 और कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा सुनाई गई थी। बेसिकली 19 सितंबर 2018 को हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करके सजा को मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर की सजाओं को मुअत्तल करते हुए रिहाई का हुक्म भी दिया गया था, जिसके बाद कुछ आसानियों की तवक्को की जाने लगी थी PMLN की तरफ से। 24 दिसंबर 2018 को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद और 3 अरब 75 करोड़ के करीब जो रुपए थे वो जुर्माना भी किया था। नॉट जस्ट दैट, मुश्किलात के अंदर कमी की तवक्को करने की बजाय मुश्किलात के अंदर इजाफा होता चला गया और होते होते फ्लैगशिप रेफरेंस तक आया, जिसके अंदर नवाज शरीफ को बरी किया गया। जो उसके बाद 29 अक्टूबर पे मामला आया। 29 अक्टूबर 2019 को नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 हफ्तों की तिब्बी जमानत मिली। इस तिब्बी जमानत के बाद 14 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने बयान हल्फी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। एंड द रेस्ट वाज हिस्ट्री ऑफ कोर्स। 19 नवंबर को वो लंदन चले गए 2019 में। इसके बाद फिर 2 दिसंबर 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। एक और इम्तिहान शुरू हुआ नवाज शरीफ के लिए। जून 2021 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड अल अजीजिया दोनों रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ की सज़ाएं बहाल कर दी थी और तकरीबन 4 बरस की खुद साख्ता एग्जाइल कह लीजिए या खुद साख्ता जलावतनी कह लीजिए। उसके बाद 21 यानी कल की तारीख में वो वापस आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ की ये जो मुश्किलात हैं ये ख़त्म हो गई या इब्तदाए खैर होता है? क्या आगे आगे देखिए होता है क्या वाला काम होने वाला है। शरीफ साहब की वापसी के बारे में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ कहते हैं कि उनका आना लाजिम व मलजूम है और उनके बगैर सियासत का आगे बढ़ना मुश्किल है। कुछ कहते हैं कि उनका आना असल में एक डील की का रिजल्ट है। क्या वाकई में ऐसा है या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। नासिर ब्रेक शुक्ताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया NBC आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन जर्नलिस्ट हिमसेल्फ, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बाकायदा डिस्कशन को शुरू करेंगे। नवाज शरीफ साहब के कल की वापसी के हवाले से अहम बातें सामने लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने रखा कि नवाज शरीफ साहब की मुश्किलें और आसानियों में किस तरीके से एब्स एंड फ्लोज के चलते रहे, लेकिन सिर्फ मामला इधर ख़त्म होता तो बात अलग थी। मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ नवाज शरीफ साहब के लिए। उनके लिए एक इम्तिहान ये है कि उन्होंने आते ही पहले जलसागाह के अंदर जाना है, अदालत के अंदर पेश होना है। वो जो कहते रहे कि अदालत की इज़्ज़त व ताज़ीम का बड़ा एहतराम है हमें या तकरीम का बड़ा ध्यान है हमें, वो होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हसन आपसे ये आगाज़ करते हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी
एक तो चैलेंजेस उनके लिए बहुत सारे हैं, क्योंकि उनकी जमात की तरफ से बोला गया कि आएंगे तो जाकर अदालत के अंदर भी पेशी करेंगे। अब वो पेशी और जलसे और जुलूस और हेलीकॉप्टर या गाड़ी, इस सारी की सारी चपकलिश के दरमियान कहीं नवाज शरीफ साहब सैंडविच तो नहीं बन जाएंगे? नहीं, नवाज शरीफ साहब सैंडविच नहीं बन रहे। बड़ा उन्होंने सोचा है, सोच समझ कर उन्होंने सारी अपने जो है ये डिसीजंस लिए हैं, और लीगल टीम भी उनकी जो है वो खासी इफ़ेक्टिव रही है। तो अब देखना ये है कि मीनार पाकिस्तान में कितने लोग वो इकट्ठे करते हैं, पहली बात। और दूसरा ये है कि उसके बाद क्या वो आवाम से ख़ुद को जो है एक कनेक्शन अपना इस्टेब्लिश कर पाएंगे, क्या मकबूलियत में इजाफ़ा होगा, या जो मकबूलियत ऑलरेडी है वही रहेगी। अब उनके लिए चैलेंज ये है। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए पहले तो 3 मरतबा वो जो है वो अब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं नई तारीख रकम करना चाह रहा हूँ, यानी पाकिस्तान का चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो अब ये देखना है कि चौथी मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या अवाम उनको वोट नहीं देते। ये तो इंतखाबात के बाद ही चीज़ जो है जो सामने इंतखाबात हैं, इस इंतखाबात तक आते आते जो 16 मंथ का पीरियड था, इससे पहले तक अगर ये बात की जाती कि PMLN बड़े आराम से आ जाएगी तो शायद आसान था, क्योंकि उस टाइम पर इमरान खान साहब के अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हुआ करते थे वो हमें आकर कहा करते थे कि बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए तो हल्के जाना मुश्किल हो गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। लेकिन जैसे ही वो साइड पर गए और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऑन द टॉप ऑफ द सिचुएशन थे, इन द हेल्म ऑफ द अफेयर्स थे, उसके बाद तो PMLN का आना मुश्किल नहीं हो गया, कंसिडरिंग कि अभी पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ गर्दिश कर रही थी उसके हवाले से। देखिए, हमारी जो इंतखाबात होते हैं ना, ये बैटल ऑफ पंजाब है। और पंजाब के अंदर आप मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज़ का मुकाबला किसके साथ है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, और दूसरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो PTI किधर है? हाँ। सवाल ये है। अब PTI जब नहीं है तो फिर तो उनके लिए जो है ये सफ़र बड़ा आसान है। राइट। NBC ये बात तो दुरुस्त है कि KP के पंजाब को मिला ले तो 60% आबादी तो वैसे ही केटर हो गई है। सिंध के बारे में वैसे ही एक जनरल परसेप्शन है कि उधर एक बार फिर पीपल्स पार्टी के लिए शायद रास्ता हमवार होगा। तो जब कोई आगे ओपोनेंट ही नहीं है तो PMLN का ये जो धूमधाम से वापसी नवाज शरीफ साहब की, ये जस्टिफाइड है। उनको मालूम है कि इंतखाबात के अंदर पंजाब का मार्का तो वो सर कर ही लेंगे। पंजाब का मार्का हो गया तो आधे इंतखाबात वैसे ही खत्म हो गए। आपको लगता है कि वाकई में जिस तरह कह रहे हैं कि कैलकुलेट करके आए हैं नवाज शरीफ साहब, बड़ा सोच समझ के आए हैं, और जो रिएक्शन पीपल्स पार्टी JUI की तरफ से आ रहा है उसको भी भांपते हुए और इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे रीड करते हुए वाकई में PMLN के लिए पंजाब को सर करना कोई मुश्किल नहीं होगा? देखिए, ये बैटल ऑफ सेंट्रल पंजाब तो हो सकती है, ये बैटल ऑफ पंजाब नहीं है। जिस तरह अब मैं कहता हूँ कि बैटल ऑफ कराची अलग है और बैटल ऑफ सिंध वो अलग है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि यकीनन कैलकुलेट किया होगा, चेस बोर्ड पे बैठे होंगे, वाइट बोर्ड पे बैठे होंगे, ड्रॉ किया होगा क्या सूरत हाल है। ये भी देखा होगा कि त्रिन ग्रुप किस हद तक आगे जा सकता है, पीपल्स पार्टी क्या अंदरूनी खाना काम कर रही है, सब कुछ देखा होगा। और उसके बाद ये अंदाजा लगाया होगा कि उनकी अपनी कितनी मकबूलियत है। बिल्कुल जो पॉइंट बात करूंगा मैं कि उनकी मकबूलियत इस वक्त बहुत कम है, क्योंकि उसमें आने में बहुत ताखिर कर दी है। और 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले वो आ जाते, आके अपना अपनाते, कचहरी लगाते तो शायद मसाइल। लेकिन NBC अगर 2-3 महीने पहले आ जाते हैं, सॉरी, हम करेंगे श्योर, अगर 2-3 महीने पहले आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब, तो जो चीज़ भुगतनी पड़ी शहबाज शरीफ साहब को वो नवाज शरीफ साहब को ना भुगतनी पड़ती। उन्होंने कहा ठीक है, जो सामने वाले हैं वो भुगत ले पहले, उसके बाद मैं आऊंगा जिस टाइम पर पीक होगी तब। ये तो खुदगर्जी हो गई ना, और लीडर खुदगर्ज नहीं होता है, लीडर खुदगर्ज नहीं होता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है मियां साहब को ये होगा कि वो ये तासुर किस तरह खत्म करें कि वो डील कर रहा है। वो तासुर किस तरह खत्म करें कि वो माजी की तरह डील करके आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक खास बड़ा। अब बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं नहीं हमने डील नहीं की। तो ये वैसे NBC जो आपने बात की ना कोई तो सहूलत है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सलमान साहब, यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अभी कुछ अर्से पहले तक तो PMLN कह रही थी देखें जी ये किसी की मदद से आ गए हैं और आकर इख्तदार की कुर्सी पर शहर इख्तदार में बराजमान हैं, और आज इन्हीं के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। कैसे पलटता है वक्त? ये वक्त जो है, ये एक जो तसुर बना है इस पलटे का, ये सही बना? देखिए, नासिर बेग चुगताई ने एक बुनियादी नुक्ता उठाया है। जो लोग पाकिस्तानी सियासत में ये समझते हैं
कि नवाज शरीफ साहब बगैर किसी डील के, बगैर किसी सहूलतकारी के और बगैर किसी मफामत के पाकिस्तान आ रहे हैं, तो ये इससे ज्यादा मासूमाना तज्जिया और सवाल कोई नहीं होगा। एक बात, नवाज शरीफ साहब की जो सियासत को जानते हैं, और खास तौर पे मेरा जैसा बंदा जो लाहौर में बैठा है, वो अच्छी तरह जानता है कि नवाज शरीफ साहब जब अपने कार्ड खेलते हैं तो उनके कार्ड खेलने का जो मैदान है वो इस्टेब्लिशमेंट है, और वो इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी के साथ ही पाकिस्तान आते हैं। एक बात तो ये है, इसलिए ये धब्बा तो उन पे रहेगा कि नवाज शरीफ साहब की जो आमद है वो इस्टेब्लिशमेंट की मरूने मिन्नत है, और इस्टेब्लिशमेंट एंटी इमरान कॉन्टेक्स्ट में अब नवाज शरीफ को फैसिलिटेट करने की सलमान साहब, वाई नवाज शरीफ? पीपल्स पार्टी, हम भी तो खड़े हैं राहों में। तो इस वजह से कि पीपल्स पार्टी की बारी भी आ जाएगी, लेकिन इस वक्त तो मसला ये था ना कि पंजाब और केपीके की जो बैटल है, उसमें पंजाब की बैटल में तो आपको नवाज शरीफ और पीटीआई के दरमियान मुकाबला है ना, उसमें से किसी एक का इंतखाब करना था ना। पीपल्स पार्टी तो सिंध तक में, लेकिन इसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किधर खड़ी है? आपको पता है ये किंग मेकर्स हैं उस पार्टी में सलमान साहब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास अगर कैंडिडेट मिल जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। अच्छा। ये जो अभी हसन अय्यूब साहब कह रहे थे ना कि उनका मुकाबला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या परवेज खट्टक की पार्टी के साथ होगा, इनके पास तो कैंडिडेट ही है। वो कह रहे नहीं होगा। पार्टी का है सर, मैंने तो तीसरी पार्टी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है खाकान अब्बासी साहब की। और दूसरी बात है कि ये भी एक बड़ा मासूमाना तजिया होगा कि नवाज इमरान खान को बाहर निकालकर इलेक्शन करवाना है, तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? फिर आप सीधी तरह ये एक शख्स के इर्द गिर्द तो नहीं घूमता ना सलमान साहब। क्या पाकिस्तान की सियासत, जो कि अब तक शख्सियत परस्ती के मरहूने मिन्नत रही है, वो एक शख्स के ना होने की वजह से इंतखाबात ही ना हो? मतलब हम सारी जमहूरियत को का बिस्तर लपेटते? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि एक शख्सियत को निकाल कर आप इंतखाबात करवा लें। आपको सारी शख्सियतों को बीच में जोड़ना पड़ेगा ना। आपको पीएमएलएन के लिए भी स्पेस निकालनी है, आपको पीटीआई के लिए भी निकालनी है, आपको पीपल्स पार्टी के लिए भी निकालनी है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन तारीख को जरा समझ लें। हमारी इलेक्टोरियल हिस्ट्री ये है कि पहले इलेक्शन अरेंजमेंट होता है, फिर इंतखाबात होते हैं। ठीक हो गया। कभी आज तक इलेक्शन अरेंजमेंट किए बगैर इंतखाबात का रास्ता पाकिस्तान ने अगर कोई इख्तियार किया था तो वो सिर्फ 70 का इंतखाब था, और उसके बाद इंतखाबी नताइज के बाद जो सूरत हाल बनी थी वो भी हमने देखी है। अभी इस वक्त जो क्राइसिस है वो इलेक्शन अरेंजमेंट का है। जब इलेक्शन अरेंजमेंट तय हो जाएंगे तो फिर इंतखाबात का रास्ता भी निकल आएगा। सही। अच्छा हसन, वैसे तो सीधी बात है कि किसी भी तरीके से किसी शख्सियत को निकालना या लेकर आना गड़बड़ है, और अभी सारी सियासी जमातों का तोपों का रुख बेसिकली पीएमएलएन की तरफ ही है। वो इससे पहले ही हो गया था, जिस टाइम पर आपको याद है साकलार साहब का नाम आया था कि वो जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, सारी तोपों का रुख पहले ही आ गया था। एंड वी वर सेइंग कि पीएमएलएन को अंडर द बस थ्रो कर दिया बाकी सारी उन जमातों ने, जो जमातें उनके साथ, उनकी इत्तेहादी उन्हीं के साथ काबीना की मुलाकातों के अंदर, मीटिंग्स के अंदर बैठा होती थी। लेकिन ये तासुर भी आना कि मियाँ साहब एक बार फिर किसी डील की बुनियाद पर वापस आ रहे हैं, या एक बार फिर कोई एनआरओ, ये उनकी सियासत को हार्म नहीं करेगा? कंसिडरिंग पाकिस्तान का इस टाइम का जो पोलराइज्ड माहौल है, वो एक ही टाइप का नैरेटिव नहीं ले सकेगा, नहीं उधर बिक सकेगा। आई डोंट नो उनकी डील है या नहीं है, लेकिन सियासत होती है हवा, और हवा जब ये बन जाए ना कि इसकी डील हो चुकी है तो आना इसी ने है, तो जिसने नहीं भी साथ मिलना होता वो भी मिल जाता है। हमारे लोग जो हैं बड़े इब्नुल वक्त हैं माजत के साथ। और दूसरा, नासिर बेग साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने ताख़ीर की है 3-4 माह की, तो बिल्कुल की है, और वो आपकी निशानदेही दुरुस्त है। और लेकिन उसकी वजह थी कि एक सहूलतकारी जो है वो फ्राहम हो रही थी इमरान खान साहब को, और जितनी सहूलतकारी इमरान खान साहब के लिए थी बंदियाल साहब के दौर में, उतनी ही मुखालफत इनके लिए थी। तो आप ये देखें कि जज अरशद मलिक साहब के जो एक क्या कहते हैं कन्फेशन के बाद जो उन्होंने किया कि जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब ने, उन्होंने उसको इस तरीके से बांध दिया कि जो एविडेंस है वो आप उसको एग्जिबिट ही नहीं कर सकते, यानी आपको वो डिवाइस चाहिए जिससे वो रिकॉर्डिंग हुई है। तो मतलब इस किस्म की चीज़ें हमारी अदालतें करती रही हैं, 63A का फैसला देती रही हैं, यानी आपने पंजाब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर आपने मतलब क्या कुछ नहीं किया, रिमांड के अंदर बदल गई। आप ये देखें ना, सहूलतकारी ख़त्म होगी है ना, यानी एक आदमी है मुलजिम है रिमांड के अंदर, उसको प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में जजेस गेट से सुप्रीम कोर्ट के मर्सिडीज बेंस में बुलवाते हैं, और कमरा अदालत में जब वो आते हैं तो उनको कहते हैं कि गुड टू सी यू, वेलकम खान साहब। अच्छा वो गलत था, ये मतलब इसमें कोई इस तरह शक की बात नहीं। लेकिन ये भी गलत होगा ना कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आए और जाकर जलसे के अंदर खिताब करें और उसके बाद कहे कि अच्छा ठीक है अब सेकेंडरी ऑप्शन के ऊपर हम जाते हैं अदालत में, और अदालत जाके ना वो
बेल तो हो चुकी है हाँ उनकी। हो गई है, लेकिन he has to go to the अदालत इवन अदरवाइज ना। वो जेस्चर भी तो होता है कि एक लीडर आया है, वो अदलिया का, वो इंसाफ का, वो अदालत का बड़ा रिस्पेक्ट करता है, रिगार्ड करता है, जैसे PMLN क्लेम करती है कि हम तो अदालत का रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं, तो वो दिखाना भी तो जरूरी होता है। पर जलसे के बाद जाया जाए तो वो रिगार्ड रहा ये है। ट्रांजिट बेल है या क्या कहेंगे इसको, राहदारी। हिफाजती, हाँ जी, राहदारी बेल। हाँ हाँ ठीक जी है, बिल्कुल। चलिए तो राहदारी में तो फिर आपने जो है मेन कोर्ट के सामने तो आपने खुद को सरेंडर करना ही करना है, हाँ। अदरवाइज तो फिर आप एब्सकॉन्डर है ना। अगर वो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खुद को पेश नहीं करेंगे तो उसी तारीख पर उनको मफरूर करार दे देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अल्लाह खैर सला। चले मफरूर होते नहीं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अभी ज़रा कंटिन्यू करते हैं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के आने की पूरी तैयारियां हो चुकी है। धूम धड़क्के से आएंगे या गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब कहीं किसी तरीके से कहीं किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रहे। आपको पता है कि जो भी कर लें, जैसे भी कर लें, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की है। किसी तरीके से कहीं भी किसी भी सियासी जमात की नहीं है। सारी सियासी जमातें जो है नंबर लगाती हैं और नंबर लगाने के बाद एक एक करके गेट नंबर 4 जो कि अब चेंज हो चुका है उसके बाहर तो खड़ी हुई नज़र आती है। NBC अब हर सियासी जमात उम्मीद वाबस्ता किए रखती है। अक्सर औकात वो कहते हैं पैवस्ता रह जैसे उम्मीदें बाहर रख वाला काम तो करते हैं ये लोग, लेकिन उम्मीदों के ऊपर पानी भी फिर जाया करता है। जिस टाइम पर ये समझते हैं कि उनकी करप्शन को, उनकी किसी अनोमली को छुपाया जाएगा या उसको सपोर्ट किया जाएगा या उनकी किसी ईगो को सपोर्ट किया जाएगा, वहाँ जाकर मायूसी हो जाती है। तो अगर ये इंप्रेशन बन भी गया है, फॉर एग्जाम्पल कि आज PMLN के साथ खड़े हैं कोई और कल को किसी और के साथ खड़े थे, माजी में खड़े थे, तो कल को किसी और के साथ खड़े भी हो सकते हैं। सो किसी भी सियासी जमात के जो अक्ल फहम है वो इस बात तक क्यों नहीं जाती कि किसी और का सहारा ढूंढने की बजाय अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर कुछ चीज़ें डिसाइड कर लें। किसी ज़माने में वो क्या हुआ था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया इन्हीं जमातों ने और उसकी भी किरचियाँ हो गई। और फिर कहते हैं कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, फिर कहते हैं मिलकर बैठे। आपस में ट्रस्ट डेफिसिट नहीं ख़त्म हो रहा। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि कल को मियाँ साहब कल आ रहे हैं और सारी जमातें जो हैं किसी तरीके से भी इंतखाबात को गैर जानिबदार करने में या अनकॉन्ट्रोवर्शली चलें, गैर जानिबदार नहीं होता, अनकॉन्ट्रोवर्शली करने के अंदर कोई किरदार अदा कर सकेंगी? आपको लगता है स्पेस एंड विल एंड विजडम एंड वे आउट है इस मामले में? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन जवाब बहुत छोटा सा है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज के पास इंतखाबात को शफाफ, ट्रांसपेरेंट और गैर जानिबदार, गैर वाबस्ता, न्यूट्रल और ईमानदाराना कराने की सलाहियत है या उसको स्पेस है? मेरा जवाब है नहीं, वो ये नहीं कर सकते। आप भी हसन साहब बात कर रहे थे अदालतों की। पाकिस्तान की बहुत सी अदालतों के बहुत से फैसले इतने ख़तरनाक हैं। मैं तो बात करता रहा हूँ, अब चीफ जस्टिस भी कर रहे हैं, अतरमुल्ला साहब भी कर रहे हैं कि हमारी अदालत ने तो जुल्म कर दिया, आइन तब्दील उठा के फेंक दिया और लोगों को गैर ज़रूरी मराहत दी। बिल्कुल सही बात है, प्रोटोकॉल के साथ एक मुलजिम आता था और जज बैठे रहते थे सुबह से शाम तक कि कब आएगा वो। लेकिन उसके बावजूद मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर मिलके बैठे तो एक असर पड़ेगा। मिसाल के जो मुल्क ख़त्म नहीं हुआ, मिसाल के निषेध भी कर ले, उसका गालिबन बहुत चल के इस्तकबाल करेंगे, लेकिन उनको ये इख्तियार नहीं मिलेगा कि वो इंतखाबात को गैर वाबस्ता होने दें, न्यूट्रल होने दें, शफाफ होने दें। इंतखाबात का अरेंजमेंट हो चुका है, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई है, हिस्से बांट दिए गए हैं। मेरा ख्याल है सिंध में कौन होगा, पंजाब में कौन होगा, KPP की सूरत क्या है। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं? मौलाना साहब कह रहे हैं ना, स्टेट डूब रही है, आप इंतखाबात की बात कर रहे हो। हाँ। एक क्लास एक लाइन ये भी आ रही है और ये बड़ी खतरनाक बात है। मौलाना साहब का स्टेट तब डूबने लगता है जब उनके स्टेक्स पे गड़बड़ होती है ना, वैसे उनका स्टेट नहीं डूबता ना। कुछ हो रहा है ना, कुछ है उनके साथ। तो जब भी तो चिल्ला रहे हो
तो मेरा अपना ख्याल ही है, हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के चैलेंजेस की, तो देखिए अगर वो इस्तकबाल करा लेते बड़ी अच्छी बात होती। अगर वो आके गिरफ्तारी पेश करते, कोर्ट जाते, वहां से हिफाजती बेल लेके बहुत बड़े जुलूस के साथ पूरे शहर में घूमते, जीटी रोड तक जाते, अपनी वही मज़ामती तकरीर करते। अब वो मंजरामा आपको नहीं मिले, वो नहीं है। अब वो आएंगे, तकरीर करेंगे, फिर कोर्ट जाके अपने आप को सरेंडर करेंगे। अच्छा, क्लियर बात थी मेरी। एनबीसी इस टाइम पर ना सलमान साहब थोड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं, वो मौलाना साहब वाली सलमान साहब मौलाना साहब के स्टेट के ऊपर वो मुतजलजल बैठे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए, मौलाना साहब के जो मैंडेट है या मौलाना साहब की जो सियासत है उस पर तो 2013 से डकैती हुई है और वहां पर पीटीआई का कब्जा है, इसलिए मौलाना की मायूसी जो है वो समझ आती है। और यही वजह है कि उनकी जो सियासी पिंगे हैं वो या तो नवाज शरीफ के साथ है या एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, इसलिए उनका खेल तो अभी काफी पीछे है। लेकिन मैं एस्टैब्लिशमेंट बेचारी को वैसे ही ले आते सारे बीच में, आपस में जो मर्जी करते हैं। नहीं, वो इतनी भी बेचारी नहीं है जितनी आप लोग उसे बेचारी बना देते हैं। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले इंतखाबी अमल तो मुतनाज़ा बनता जा रहा है ना। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये सियासी इंजीनियरिंग जो है शफाफ इलेक्शन के लिए है या एक हमारे इंतखाबात मुतनाज़ा नहीं हुए? मैंने 7 अक्टूबर 1958 का डॉन पोस्ट किया आज पेज पर। जी, वो देख लीजिए आप क्या है। मैं देखा था आपके सोशल मीडिया पर। अच्छा हसन, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बात ये है, अगर हमने इंतखाबात से पहले मुतनाज़ा बनाना है, सलमान साहब आज तक कौन से इंतखाबात ऐसे हुए हैं, आज तक कौन से इंतखाबात ऐसे हुए हैं जो कि मुतनाज़ा नहीं हुए? आपके सामने सारे इंतखाबात पिछले 70-75 साल के अंदर कोई एक इंतखाब तो ऐसा नहीं है जो कि मुतनाज़ा ना हुआ। नहीं, पाकिस्तान के तो सारे इंतखाबात मुतनाज़ा है ना। सारे इंतखाबात पे लोगों की रिजर्वेशन है किसी ना किसी हवाले से। कोई पॉलिटिकल पार्टी का कुछ मौकफ है किसी इलेक्शन के बारे में, किसी का कोई है। लेकिन एक बतौर मुबस्सर, एक बतौर तज्जियाकार, हम जो 3 लोग बैठे हैं, हमारा भी तो एक एनालिसिस है ना कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तो हमने नहीं देखे। ठीक है, हमने कौन से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन देखे हैं? हमने तो एक अरेंजमेंट के तहत इलेक्शन देखे हैं। किसको लाना है, किसको बाहर निकालना है, किसको अंदर लेके आना है, यही सियासत हो रही है ना। कल 2018 में इमरान खान को लाने की बात की जा रही थी, आज पीएमएलएन को लाने की बात की जा रही है, कल फिर दोबारा इमरान खान को लाने की बात हो जाएगी। हसन, अभी सबसे बड़ा मसला ये है, सलमान साहब वेलकम बैक टू यू। हसन, सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी भी सियासी जमात के लिए ये ठप्पा लग जाना कि वो किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके आ रहे हैं, और अभी जो एनबीसी ने कहा कि हिस्से बांट दिए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, क्योंकि हर सियासी जमात जब अपोजिशन के अंदर होती है वो दूसरी जमात को इसी बेसिस के ऊपर स्टिग्मेटाइज करती है कि देखिए आप तो किसी के मरहूने मिन्नत होकर आए हैं या आप किसी का सहारा लेकर आए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी सियासी जमात कैसे एक्सेप्ट कर लेगी, स्पेशली पीएमएलएन, कि उनके ऊपर ये स्टिग्मा हो? इस स्टिग्मा को जायल करने की जरूरत है ना, इस इल्जाम को। जायल क्या करना है? देखिए आपके सामने 9 मई मैंने किया था, मुस्लिम लीग नवाज ने किया था, आपने किया था। 9 मई जिन्होंने किया है, इसी वजह से वो सियासी मंजरनामे से आउट हुए हैं। आप ये देखें कि 9 मई खाली जिस दिन 9 मई या 10 मई की वाक़यात है, आप वो ना देखें। आप देखें कि अप्रैल 2022 के बाद एक सीक्वेंस में अगर आप उनकी तकरीर सुने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो क्या उनकी प्लानिंग क्या थी। उन्होंने पहले सवाद वाले जलसे में कहा जानवर, पहले उन्होंने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मीर सादिक, मीर जाफ़र, फिर डर्टी हैरी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मतलब क्या क्या फजूल खराफात नहीं कही उन्होंने। और उन्होंने लोगों की जहन साजी की कि लोग अफवाज पाकिस्तान से मुतनफ़िर हों। हुआ ये कि वो समझ रहे थे कि शायद वो ये अफवाज पाकिस्तान के अंदर, ये पाक फ़ौज के अंदर म्यूटनी कर लेंगे। उनको शायद मालूम नहीं था कि आर्मी चीफ अगर दाएं देखे तो 7 लाख फ़ौज दाएं देखती है, वो बाएं देखे तो 7 लाख फ़ौज बाएं देखती है। डिसिप्लिन फोर्स है। उनका एक ख्वाब ख्याली थी, और पाकिस्तान के अवाम भी जो है वो इस वक्त अपनी अफवाज के साथ हैं, क्योंकि वो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। तो इसमें उन्होंने ये किए वाक़यात की। तो उसके बाद एक तो पीटीआई की जो मकबूलियत है वो ज़मीन बोस हुई है 9 मई के बाद। एक बात आपको बताऊँ। दूसरा, उसी वजह से जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, जिसके मास्टरमाइंड खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, तो उनको तो अब इस मंजरनामे से आउट ही होना चाहिए। मेरी कम अज़ कम ज़ाती जो मैं यही बात करूँगा कि उनको अब इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो लोग 9 मई में मुलव्वस नहीं हैं वो यकीनन अपना इलेक्शन भी लड़ें,
और उनको जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सिंबल है बैट, वो भी बैलेट पेपर पर होना चाहिए। लेकिन ये इजाजत क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए नहीं, ठीक है, जब नहीं, तक वो नहीं, कन्विक्ट नहीं, नहीं हो नहीं, जाते, ये खुद ही जी, जजमेंट बन गई है, खुद ही इन्होंने बताओ फैसला जब कर तक लिया। कन्विक्ट ना हो जाए तब तक कैसे कोई कह सकता है कि इजाजत नहीं होनी? तो आवाम ने देखना है ना। नहीं, जी एनबीसी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं या सलमान आबिद या अनिका या हसन अयूब साहब कौन होते हैं कहने वाले कि जनाब फखरुद्दीन जी इब्राहिम को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका ना मिले, बिल्कुल ठीक है। डिस्क्वालीफाई कर दें। हम कुछ नहीं है भाईजान, जब तक अदालत के फैसले ना आ जाएं, और अदालत के फैसले जब आएंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। वो तो हो चुकी हुई है। हुई थी सर, वो He's disqualified. suspend हो गई। He is सर, वो suspend। सर वो सस्पेंड है, लेकिन कन्विक्शन वो बरकरार है सर। ही Suspend है। इज डिस्क्वालिफाइड। नासिर साहब, suspend मैं है। आपका बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं फैक्चुअली आपको बता रहा हूं कि मैं दुरुस्त बात कर रहा हूं, सलमान साहब, ये मैं इंसिस्ट कर रहा हूं। अदालत में बात लेकिन नहीं, बात ये ऐसे है, नहीं। बात ये है, अदालत में बात आई है कि वो सजा सस्पेंडेड है। सर सस्पेंड है, लेकिन देखिए कन्विक्शन बरकरार है। बात ये है अपना निका कि अगर हमने यहाँ बैठ के टीवी टॉक शो में इलेक्शन कमीशन बनना है और अपना चीफ जस्टिस बनना है, जज बनना है, और हमने ही फैसले सुनाने हैं, तो फिर इंतखाबात का सारा अमल खत्म कर देते हैं ना। देखिए ये फैसला पाकिस्तानी वोटर करेगा, किसको लाना है किसको नहीं लाना। अगर आप वोट की ताकत पर यकीन रखते हैं तो ये फैसला वोटर को करने दें कि 9 मई के वाकये के बाद वो इमरान खान को क्या सजा देना चाहता है। लेकिन अगर हम बैठ के यहाँ फैसले करने शुरू कर देंगे तो माजी में इसी तरह के फैसले नवाज शरीफ के खिलाफ भी हुए हैं, इसी तरीके के फैसले जो है बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी होते रहे हैं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी होते रहे हैं। उसकी भी सियासी नताइज हमने आज भुगते हैं। ठीक। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि यहाँ जितने भी लोग हम बैठे हैं, ये फैसला तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी वोटर करेगा ना। अब ये कहना कि जी इमरान खान का वोट बैंक जो है वो गिर गया है, हम कैसे फैसला कर सकते हैं? हमने 37 बाई इलेक्शन करवाए हैं। आपको अगर समझ नहीं आई तो एक अलग बात है, अभी भी आप इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करें। अगर इमरान खान को लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो बिल्कुल हसन इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। सलमान लोगों साहब, की बारी तो बाद में आएगी ना। पहले तो आरओ ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करनी है। अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि मतलब फैक्चुअली आप देखिए ना, एक प्रोसेस है इलेक्शन का। जब आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करते हैं तो एक प्रोसेस से आप गुजरते हैं। आप कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, फिर कागजात नामजदगी कभी आपके मंजूर होते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, वैलिड हो जाए, तो रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके खिलाफ आप ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं या अपील करते हैं, जो भी करते हैं। एक तरीकाकार है, एक निज़ाम है। आप देख लेंगे सरदार गुलाम अब्बास साहब थे चकवाल वाले, उनके जनाब जो थे, क्या नाम है, हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब रिजेक्ट कर गए। फिर इसी तरीके से निसार खोड़ो साहब, उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ डिक्लेयर नहीं की थी, तो उनके भी कागजात नामजदगी जो है रिजेक्ट हो गए। चलो इस टाइम पर दो सियासी जमातों का फ्यूचर तो बहुत ज्यादा है। वेरी क्विकली मैं क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ। सलमान साहब 30 सेकंड्स। एक कमेंट सुन ले। भट्टो साहब का कत्ल हुआ, हम उसको अदालती कत्ल कहते हैं, सियासी कत्ल नहीं कहते। सियासत का फैसला कुछ और था, अदालत का फैसला कुछ और था। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम जो अदालतों को मुकद्दस बना रहे हैं, हमें भी पता है कि अदालतों के फैसलों के पीछे कितनी सियासत होती है। चलिए इसी पॉइंट पर सलमान आबिद साहब, आई हैव टू रैप अप द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। नासिर बेग चुगताई साहब, हसन बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। हसन अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी हवाले से एक बात तो तय है कि इस टाइम पर दो सियासी जमातों की बिलखुसूस और सारी सियासी जमातों की बिलुमूम सियासत के ऊपर तलवार लटक रही है। अब सियासी जमातों ने डिसाइड करना है कि जमहूरियत को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, क्या मिल बैठ कर चलना है या हाथ नहीं मिलाऊंगा वाली रट लगाए रखनी है। क्योंकि सियासत के अंदर और सियासत की पॉसिबिलिटीज के अंदर बेसिकली आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को नजर नहीं आई। शख्सियात से निकलकर हम लोगों को स्टेट की तरफ बढ़ना होगा अल्टीमेटली। इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी। अवाम को भी समझना है, सियासतदानों को भी समझना है। अनीका निसार को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर।